हेलो दोस्तों, नमस्कार। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे। राजस्थान की कोई सी भी एग्जाम हो, चाहे वो पशु परिचर हो या आरएएस परीक्षा, एक टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है हर एक वनडे एग्जाम में। कौन सा है वो है राजस्थान की आर्थिक समीक्षा। राजस्थान की इकोनॉमी को समझने के लिए, राजस्थान की इकोनॉमी को पढ़ने के लिए जो सबसे विश्वसनीय दस्तावेज है वो है राजस्थान की आर्थिक समीक्षा या इकोनॉमिक रिव्यू, जो सरकार द्वारा हर वर्ष जारी किया जाता है। हर वर्ष डेटा में परिवर्तन होता है क्योंकि वो किसी साल विशेष से संबंधित होता है। इसमें हम राजस्थान की जीडीपी और जीडीपी से संबंधित जितने भी फैक्टर्स हैं उनको पढ़ते हैं। यानी राजस्थान की होल इकोनॉमी को अगर समझना हो एक दस्तावेज के माध्यम से तो वो है राजस्थान की आर्थिक समीक्षा। आप में से बहुत सारे विद्यार्थी लगातार इकोनॉमिक सर्वे पढ़ रहे होंगे। 2023-24 के डेटा को भी आपने पढ़ लिया होगा। कुछ विद्यार्थी ऐसे होंगे जो पहली बार पढ़ रहे हैं। राजस्थान की आर्थिक समीक्षा की शुरुआत कहाँ से होती है? राजस्थान की स्टेट जीडीपी से, जीएसडीपी कहते हैं जिसे हम। अब जो पढ़े काफ़ी बार जीएसडीपी को जो समझ चुके हैं उनको थोड़ा सा धैर्य रखना है, बाकी हम आगे फास्टली करेंगे क्योंकि हम ओनली रिवीजन कर रहे हैं। लेकिन एक बार जीडीपी को समझते हैं। जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद, यानी किसी क्षेत्र की सीमाओं में उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं का मूल्य, वो होती है जीडीपी। ठीक है। अब जीडीपी का कैलकुलेशन दो तरीके से किया जाता है। एक होता है स्थिर मूल्यों पे और दूसरा होता है प्रचलित मूल्यों पे। अब थोड़ा सा देखेंगे कि स्थिर मूल्य और प्रचलित मूल्य क्या होता है। नॉर्मली क्या होता है, महंगाई है वो लगातार या तो बढ़ती है या कम होती है, और सामान्यतः महंगाई बढ़ती ही है। और हम बात किसकी कर रहे हैं? हमारा जो मेन जीडीपी में जो कॉन्सेंट्रेशन है वो किस पे? वस्तुओं पे, ना कि मूल्यों पे। तो हम कैलकुलेशन करने का एक जरिया है मूल्य तो, लेकिन हम कर किसके लिए? उत्पादन के लिए कर रहे हैं ना। यानी वस्तुएं महत्वपूर्ण है और गौण क्या है? मूल्य गौण है। अब इसको थोड़ा सा, ये शब्द थोड़े टिपिकल हो गए होंगे जो नए विद्यार्थी उनके लिए, हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी क्षेत्र की बात करें, क्षेत्र में उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं का मूल्य होता है। तो हमारा जैसे राजस्थान है, और एक उदाहरण के तौर पे लेते हैं कि पिछली साल पूरे राज्य में उत्पादित अंतिम वस्तुएं और सेवाएं थी टोटल 10, और एक वस्तु सेवा का मूल्य था 10 रुपए। तो स्टेट की जीडीपी कितनी हो गई? 100 रुपए हो गई। कितनी होगी? 100 रुपए होगी। अब अगली साल फिर से 10 ही वस्तुओं का उत्पादन किया गया, लेकिन जो मूल्य है ना वो बढ़ के हो गया 15 रुपए। तो जीडीपी कितनी होगी? 10 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150। अब हम क्या देख रहे हैं, जो जीडीपी है वो कितनी बढ़ गई? 50% से बढ़ गई। क्योंकि देखो 50 ये बढ़ी है और कितने से बढ़ी है? 100 पे बढ़ी है, और कितना मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो 50% बढ़ गई। लेकिन क्या वास्तविकता में 50% जीडीपी बढ़ी है? पहले 10 लोग ही उस वस्तु का उपयोग कर पा रहे क्योंकि 10 वस्तुएं थी, और अब भी 10 लोग ही वस्तुओं को उत्पादन कर उपयोग कर पा रहे हैं क्योंकि 10 वस्तुएं उत्पादित हुई है। सिर्फ मूल्य बढ़ा है, ना कि वस्तुओं की मात्रा बढ़ी है। अब इन्फ्लेशन के इन प्रभावों को नेग्लेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, किसी एक साल विशेष का मूल्य ले लेते हैं और उस मूल्य के आधार पर ही हम पिछले वर्ष के भी जीडीपी का कैलकुलेशन करेंगे और इस वर्ष की जीडीपी का भी कैलकुलेशन करेंगे। तो मान लीजिए उदाहरण में वही पिछली साल 10 वस्तुएं उत्पादित हुई थी, लेकिन एक वस्तु का मूल्य किसी 2011-12 है, ये आधार वर्ष है। 2011-12 में उस वस्तु का मूल्य था 5 रुपए। ठीक है। और इस साल भी 10 वस्तुएं उत्पादित हुई, तो हम उसी 11-12 वाले के मूल्य को लेंगे, आधार वर्ष जिसे हम कहते हैं, तो वो 5 रुपए हो गया। तो हम देखते हैं कि पिछली बार जीडीपी 50 रुपए थी और इस बार भी जीडीपी 50 रुपए है। क्या कुछ वृद्धि हुई है? नहीं। तो इससे क्या हुआ कि हम अगर स्थिर कीमतों पर लेते हैं, हम तो किसी एक साल विशेष के मूल्य को ले लेते हैं और उस मूल्य के आधार पर ही हम जीडीपी की गणना पिछले साल भी करेंगे, इस साल भी करेंगे। उससे जीडीपी की वास्तविक जो वृद्धि हुई है उसका पता लगाने में आसानी रहेगी, यानी तुलना करने में आसानी रहेगी। क्लियर है? अब हम डेटा पे चलते हैं, क्योंकि एग्जाम में जितने भी प्रश्न आए हैं वो डेटा से संबंधित आए हैं। कॉन्सेप्ट, वनडे एग्जाम होते हैं उसमें कॉन्सेप्ट कम आता है, डेटा पूछा जाता है सामान्यतः।
अब देखो हम बात कर रहे हैं 2023-24 के डेटा के लिए। तो 2023-24 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद, जिसे इंग्लिश में जीएसडीपी कहते हैं, शॉर्ट में हम जीडीपी ही पढ़ेंगे। तो राजस्थान की जीडीपी स्थिर कीमतों पे कितनी है? 2011-12 आधार वर्ष। आधार वर्ष क्या है? 2011-12। स्थिर कीमतों के लिए आधार वर्ष क्या है? 2011-12। यानी जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए आधार वर्ष 2011-12 रखा गया है। तो स्थिर कीमतों पे राजस्थान की जीडीपी 2023-24 में कितनी रही है? तो ये रही है 8,45,115 करोड़। ये जो राशि लिख रखी है ये किस में है? इकाई क्या है? ये यूनिट है, करोड़ में है। तो मतलब 8.45 लाख करोड़ कह सकते हैं। 8.45 लाख करोड़ जीडीपी रही है। वहीं अगर प्रचलित मूल्यों पर बात करें तो जीडीपी कितनी रही है? तो ये रही है 15,28,385 करोड़, यानी 15.28 लाख करोड़ कह सकते हैं। एक बार इसको इरेज कर लेते हैं। ताकि पढ़ने में थोड़ी सी स्पेस बन जाए, आसानी रहेगी, है ना। हाँ, अब हम बात कर रहे हैं किस पे? प्रचलित कीमतों पे। तो प्रचलित कीमतों पे जीडीपी कितनी रही है? 15.28 लाख करोड़। और स्थिर कीमतों पे 8.45 लाख करोड़। अब देखो काफी डिफरेंस है। 8.45 लाख करोड़ जीडीपी है स्थिर कीमतों पे, और प्रचलित पे 15.28 लाख करोड़। तो वास्तविक जीडीपी किसे कहेंगे? जो 8.45 लाख करोड़ रुपए है ना, ये राजस्थान की वास्तविक जीडीपी है। स्थिर जीडीपी का, स्थिर मूल्यों पे जीडीपी कह सकते हैं। और प्रचलित मूल्यों पे एग्जामिनर जिस प्रकार से प्रश्न पूछे उसी प्रकार से हमें आंसर करना है। अगर हमसे पूछे कि राजस्थान की 2023-24 में जीएसडीपी प्रचलित मूल्यों पे कितना रहा है, तो आप क्या बताओगे? 15.28 लाख करोड़। अगर आप इसको पूरा याद रखना चाहो तो 15,28,385 करोड़ है। लेकिन आपको इतना तो याद रखना ही है कि 15.28 लाख करोड़ राजस्थान की जीडीपी प्रचलित मूल्यों पे रही है 2023-24 में। वहीं स्थिर कीमतों पे कितनी रही है? 8.45 लाख करोड़। ठीक है, अब देखो 2022-23 में स्थिर कीमतों पे जीडीपी कितनी थी? 7.82 लाख करोड़। और 2023-24 में 8.45 लाख करोड़। इसका मतलब क्या दिख रहा है? यहां पे वृद्धि हुई है ना जीडीपी में? बिल्कुल वृद्धि हुई है। यानी राजस्थान की जीडीपी स्थिर मूल्यों पे बढ़ी है। क्या प्रचलित मूल्यों पे बढ़ी है? ये भी देखते हैं। पिछली बार 2022-23 में जो जीडीपी प्रचलित मूल्यों पे थी वो थी 13.57 लाख करोड़, और 2023-24 में जीडीपी है वो है 15.28 लाख करोड़। ये भी बढ़ी है ना? बिल्कुल बढ़ी है। तो प्रचलित मूल्य हो या चाहे स्थिर मूल्य हो, दोनों पे ही राजस्थान की जो जीडीपी है वो बढ़ी है। अब बढ़ी किस रेट से? एग्जाम में जो सामान्य प्रश्न पूछा जाता है, अक्सर एग्जाम में हमने देखा है कि वो परसेंटेज से पूछते हैं कि राजस्थान की जीडीपी 2023-24 में पिछले वर्ष के मुकाबले कितनी बढ़ी है। तो अगर हम स्थिर कीमतों पे देखते हैं तो स्थिर कीमतों पे बढ़ी है 8.03% के रेट से। किस रेट से? 8 पॉइंट, यानी अगर पिछले साल अगर हमारी जीडीपी 100 थी तो इस बार हमारी जीडीपी कितनी होगी? 108.03 हो गई। यानी 8.03% की रेट से बढ़ी है स्थिर कीमतों पे। वहीं प्रचलित मूल्यों पे कितनी बढ़ी है? 12.56% की रेट से। कितनी बढ़ी है? 2023-24 में प्रचलित मूल्यों पे राजस्थान की जो जीडीपी है वो 12.56% की रेट से बढ़ी है। तो एक बात देखो, राजस्थान की जो जीडीपी है वो स्थिर मूल्यों के मुकाबले प्रचलित मूल्यों पर अधिक स्पीड से बढ़ रही है। इससे क्या स्पष्ट हुआ है कि महंगाई भी डेफिनेटली बढ़ी है, इन्फ्लेशन है ना वो बढ़ी है। तो डेटा, 2-4 डेटा हमारे सामने है अब तक, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। स्थिर कीमतों पर राजस्थान की जीडीपी है 8.45 लाख करोड़। प्रचलित मूल्यों पर राजस्थान की जीडीपी है 15.28 लाख करोड़। स्थिर कीमतों पर राजस्थान की जो जीडीपी बढ़ी है वो लगभग 8%, यानी 8.03%। और प्रचलित कीमतों पे जो राजस्थान की जीडीपी बढ़ी है वो लगभग 12.5%, यानी 12.56%। ये आपको एग्जैक्ट ही याद रखना है कि 8.03 से बढ़ी है और 12.56 से बढ़ी है। लेकिन आप कंपैरिजन करके इस याद करोगे थोड़ा आसानी रहेगा। नहीं, प्रचलित पे 8 पे, नहीं स्थिर पे 8 पे और प्रचलित पे 12 पे। और ये है 8.45 और ये है 15.28। क्लियर है? अब देखो अगला पोर्शन है, राजस्थान की जीडीपी बढ़ी है तो जीडीपी कैसे बढ़ती है?
उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं के मूल्य, है ना, यानी वस्तुएं और सेवाओं का उत्पादन हुआ है इतना, जिससे जीडीपी जनरेट हुई है। अब जीडीपी में क्या क्या चीजें शामिल रहती है, तो वस्तुओं को अगर कैटेगराइज करते हैं तो मोटा मोटी हम 3 सेक्टर में बांटते हैं इसको। कौन कौन से सेक्टर है? एक तो है कृषि, एग्रीकल्चर, एक है उद्योग, एक है सेवाएं। यानी ये 3 सेक्टर है जिसके माध्यम से वस्तुएं या सेवाएं उत्पादित की जाती हैं। ठीक है, अब जो जीडीपी है उसमें से अगर हम टैक्स के प्रभाव को नॉर्मलाइज कर देते हैं, टैक्स के प्रभाव है ना, करारोपण का जो प्रभाव, उसको अगर हटा देते हैं तो जो पोर्शन बचता है, यानी राजस्थान की जीडीपी में से, अगर जैसे राजस्थान की स्थिर कीमतों पे जीडीपी 8.45 लाख करोड़ है, अगर इसमें करारोपण का प्रभाव नेग्लेक्ट कर देंगे ना तो उससे क्या हो जाएगा, जीवी आ जाएगा, जीवी। और इस जीवीए के आधार पे, जीवीए को हम बांटते हैं बाद में किस सेक्टर में, कि कृषि का कितना भाग है, उद्योग का कितना भाग है और सेवाओं का कितना भाग है। और ये टॉपिक भी, ये पॉइंट भी राजस्थान की एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब अगर मान लीजिए टोटल जीवीए 100 है तो उसमें से कितना तो कृषि का सेक्टर है, कितना उद्योग का है, कितना सेवाओं का है, ये देखते हैं। वो भी हमें देखना पड़ेगा किस पे, एक तो प्रचलित मूल्यों पर, एक स्थिर मूल्यों पे। स्थिर मूल्यों का आधार वर्ष वही 2011-12। ठीक है, तो कृषि का योगदान कितना है जीवीए में? कृषि का योगदान है 26.21%। कितना है? 26.21% है। उद्योग का योगदान कितना है? 29.84%। हम किस पे बात करें? पहले स्थिर कीमतों पे। स्थिर कीमतों पे जीवीए में कृषि का योगदान है 26.21, यानी पहले इसको हम 26 ले लेते हैं, उसके बाद में आगे पॉइंट देखेंगे। उद्योग का योगदान है 29 और सेवाओं का योगदान है 43। तो एक बात स्पष्ट है कि सबसे कम योगदान किसका है? तो एग्रीकल्चर का सबसे कम योगदान है। और 2 नंबर पे क्या होता है? जो इंडस्ट्री होती है उसका 2 नंबर पे, और सर्विसेज यानी सेवाओं का 3 नंबर पे। किसमें बात कर रहे हैं? प्रचलित मूल्यों पे, नहीं स्थिर कीमतों पे। 26, 29 और 43। अगर इसको पॉइंटों में देखेंगे तो 26.21% योगदान है किसका? कृषि का। 29.84% योगदान है किसका? इंडस्ट्री का यानी उद्योग का। और 43.95, लगभग 44 से थोड़ा सा 0.05 कम है किसका? सर्विसेज का। 26.21 ये है कृषि का योगदान, 29.84 ये है उद्योग का योगदान, और 43.95 यानी 44 से थोड़ा सा कम ये है किसका? सेवाओं का योगदान। ये है स्थिर कीमतों पे। अब जो प्रचलित कीमतों पे योगदान देखते हैं तो प्रचलित कीमतों पे योगदान है वही 26% तो है एग्रीकल्चर का, 28% है इंडस्ट्री का, उद्योग का, और 45% है सेवाओं का। अब देखो, अगर स्थिर मूल्य और प्रचलित मूल्य का कंपैरिजन करते हैं तो जो सर्विस सेक्टर है ना, स्थिर कीमतों के मुकाबले प्रचलित कीमतों में इसका योगदान कम है। 29.84 था, जबकि यहाँ पे 28.21 है, कम हुआ है। जबकि बाकी 2 जो सेक्टर हैं, चाहे एग्रीकल्चर हो चाहे सर्विसेज हो, उनका प्रचलित मूल्य का योगदान स्थिर मूल्य के योगदान से ज्यादा है। देखो, पहले प्रचलित मूल्य पे कितना था? कृषि का योगदान 26.21, लेकिन जो प्रचलित मूल्य उस पे कितना हो गया? 26.72 हो गया। इसे थोड़ा तुलना करेंगे, थोड़ा सा पढ़ने में, याद करने में आसानी रहेगी। और यहाँ पे जो सर्विसेज का योगदान 43.95, लगभग 44 था ना, वो लगभग 45 से थोड़ा सा ऊपर चला गया, 45.07 हो गया। कहने का मतलब टोटल बना के तो दोनों का 100 ही तो बनेगा ना। अगर यहाँ पे सर्विसेज और एग्रीकल्चर का योगदान बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली बात है कि इंडस्ट्री का कम होगा। तो इसका जो ये जो बढ़ रहे हैं उनका भार किसको लेना पड़ेगा? ये इंडस्ट्री को लेना पड़ेगा। तो मोटा मोटी हमें याद रखना है कि किसका कितना योगदान है, प्रचलित मूल्य पे भी और स्थिर कीमतों में भी। तो एक बार फिर से देखते हैं। कृषि का योगदान 26.21%, उद्योग का 26.84% और सेवाओं का 43.95% स्थिर कीमतों पे।
वहीं प्रचलित कीमतों पे बात करते हैं तो कृषि का योगदान 26.72, उद्योग का 28.21 और सेवाओं का 45.07, यानी लगभग 45% है किसका, सेवाओं का। 27 है लगभग किसका, कृषि का, और लगभग 21.25 है, 28.25 है अपना उद्योग का योगदान प्रचलित कीमतों पे। हो गया। एक दो बार आप माइंड आंखों को बंद करके इसको रिकॉल करेंगे तो याद हो जाएगा। वीडियो को पॉज करके एक बार देख लो और थोड़ा सा इसको रिकॉल करने का प्रयास करो, याद हो जाएगा। अब देखो, ये टॉपिक क्लियर हो गया, ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब अगला पॉइंट है जीडीपी था, पहले हमने जीडीपी पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे एनडीपी। एनडीपी क्या होता है? एनडीपी होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? जैसे हमने कहा कि उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को जीडीपी कहते हैं। अब अंतिम वस्तुएं और सेवाएं बनाने में कुछ टूट फूट भी हुई होगी, उस टूट फूट को हम एडजस्ट करेंगे, और उस टूट फूट को क्या कहते हैं इस टेक्निकल लैंग्वेज में? उसमें कहते हैं डेप्रिसिएशन, मूल्य ह्रास। ठीक है, मूल्य ह्रास कहते हैं। अब उस जीडीपी में से अगर हम डेप्रिसिएशन को घटा देंगे तो जो बच जाएगा ना, वो क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा एनडीपी। स्टेट के मामले में एनएसडीपी कह सकते हैं। ठीक है, नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और जीएसडीपी ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो आप जीडीपी एनडीपी याद रख लो। राजस्थान के संबंध इतना देखो कि अब हम राजस्थान के संबंध में पढ़ रहे हैं, और जब हम इंडिया की पढ़ेंगे तब आप देखना कि हम इंडिया के संबंध में पढ़ रहे हैं। अब कितना सॉरी एनडीपी कितना है? तो एनडीपी को भी उन्हीं दो तरीके से देखेंगे, एक तो स्थिर कीमतों पे, एक प्रचलित कीमतों पे। तो अब पहले हम किसको देखेंगे? पहले हम देखेंगे स्थिर कीमतों पे कि शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद कितना है। शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद कितना है स्थिर कीमतों पे? तो ये देखो, जीएसडीपी कितना था? 8.45 और 15.28 कितना था? 8.45 और 15.28। क्लियर है? ये स्थिर पे था और ये है प्रचलित पे। क्लियर है? अब हम कह रहे हैं कि इसमें से हम डेप्रिसिएशन घटाएंगे, मूल्यह्रास घटाएंगे। तो ये तो क्लियर है कि स्थिर कीमतों पे जीडीपी होगी वो 8.45 से कम होगा, एनडीपी होगा वो, और प्रचलित कीमतों पे जो एनडीपी होगा वो 15.28 से कम होगा। क्लियर है? ठीक है, तो कितना है? तो ये देखो, ये है स्थिर कीमतों पे जो एनडीपी है वो है 7.40 लाख करोड़। 7.40 लाख करोड़, यानी लगभग 1.05 लाख करोड़ किस में चला गया? डेप्रिसिएशन में चला गया। वहीं अगर प्रचलित मूल्यों पे देखते हैं तो प्रचलित मूल्यों पे पहले जीडीपी कितनी थी? 15.28, और एनडीपी जीडीपी में से क्या घटाएंगे? डेप्रिसिएशन घटाएंगे, तो क्या आ जाएगा? एनडीपी आ जाएगा। तो एनडीपी प्रचलित मूल्य पे कितना है? तो 15.28 में से कम करोगे आप डेप्रिसिएशन तो ये आएगा 13.69 लाख करोड़। कितना है? 13.69 लाख करोड़। तो जीडीपी 8.45 स्थिर कीमतों पे, एनडीपी स्थिर कीमतों पे 7.40, प्रचलित कीमतों पे जीडीपी 15.28 लाख करोड़, और प्रचलित कीमतों पे एनडीपी है 13.69 लाख करोड़। 13.69 लाख करोड़। ठीक है, 1369 इस तरह से, ये देखो थोड़ा सा डेटा इस तरह से दिख रहा है, 1.1369, तो आप रिलेट कर सकते हो 13.69, याद करने के हिसाब से कह रहा हूं। तो हमने जीडीपी पढ़ लिया, जीवीए में हर सेक्टर का योगदान पढ़ लिया दोनों कीमतों पे, चाहे वो प्रचलित हो चाहे वो स्थिर हो, और उसके बाद में हमने एनडीपी पढ़ लिया। ये डेटा हमने पढ़ लिया, पढ़ा हुआ पहले भी था तो रिकॉल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम पढ़ेंगे अगला जो पॉइंट है, ये है प्रति व्यक्ति आय। अब प्रति व्यक्ति आय भी दो तरीके से कैलकुलेट की जाती है, एक स्थिर कीमतों पे, एक प्रचलित कीमतों पे। तो स्थिर कीमतों पे राजस्थान में जो प्रति व्यक्ति आय है वो है 90,831, ये पूरा याद रखना है, 90,831। और प्रचलित कीमतों पे
जो प्रति व्यक्ति आय राजस्थान में, यानी हर व्यक्ति इतना कमाता है, जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो 1,67,964 रुपये कमाती है। ठीक है, कितनी है? 1,67,964, लगभग 2 गुने से थोड़ा सा कम कह सकते हैं। 90 गुना 180 होता है, यहाँ पे 167 ही हुआ है। तो स्थिर कीमतों पे जो प्रति व्यक्ति आया वो 90,831। तो मोटा मोटी पहले 90 तो आपको एकदम माइंड में सेट कर लो कि 90,000 के आसपास है। पूरी आगे वाला देखो 831, यानी 91,000 से थोड़ा सा ही कम है, लगभग 169 रुपये कम है 91,000 से। लेकिन वो थोड़ा सा याद करने में वैसे कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। माइंड में सबसे पहले 90 के आसपास ले जाओ माइंड को कि 90,000 है हमारी प्रति व्यक्ति आय स्थिर कीमतों पे, और प्रचलित कीमतों पे 1,67,000 के पास है। 90,831 है और 1,67,964 है। कितनी है? 1,67,964। एग्जैक्ट याद रखना है, 831 तो 831, 90,831 और प्रचलित मूल्यों पर 1,67,964, 1,67,964। ठीक है, 1,67,964 और 90,831। क्लियर हो गया। जीडीपी 8.45 लाख करोड़ एंड स्थिर कीमतों पे, प्रचलित कीमतों पे 15.28 लाख करोड़, एनडीपी 7.40 लाख करोड़ स्थिर कीमतों पे और 13.69 लाख करोड़ प्रचलित मूल्यों पे। प्रति व्यक्ति आय 90,831 स्थिर कीमतों पे और 1,67,964 प्रचलित कीमतों पे। क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। अभी जो हमने डेटा पढ़ा ना, अब इसको थोड़ा सा हम किसमें देख सकते हैं? इन जो मैप्स दे रखे हैं इनमें देख सकते हैं। तो इससे क्या थोड़ा सा हमें रिलेट करने में आसानी रहेगी। सबसे पहले दे रखा है सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी और उसकी वृद्धि दर। किस पे? स्थिर कीमतों पे। कितना है? हमने कितना बताया था? 8.45 लाख करोड़ तो जीडीपी है हमारी स्थिर कीमतों पे, और वृद्धि दर कितनी हुई है? 8.03% वृद्धि हुई है। वृद्धि कितनी हुई है? पिछले साल के मुकाबले 8.03 वृद्धि हुई है। वहीं अगर हम जीडीपी को देखेंगे प्रचलित मूल्यों पे, तो देखो दिख रहा है ग्राफ, ये है 15.28 लाख करोड़ और वृद्धि कितनी हो रही है? 12.56% से बढ़ रहे हैं। 15.28 लाख करोड़ जीडीपी है प्रचलित कीमतों पे, और जो पिछले साल के मुकाबले जो वृद्धि हुई है 12.56% से वृद्धि हुई है। उसके बाद में हम देखेंगे योगदान, उद्योग का योगदान कितना है, सर्विसेज का योगदान कितना है और कृषि का योगदान कितना है। किस पे दिखा रखा है? प्रचलित मूल्यों पे। तो जो सबसे ज्यादा किसका है? ये है अपने सर्विसेज का, लगभग 45%, 45.07%। सबसे कम किसका है? एग्रीकल्चर का, 26.72%। और 20 में किसका है? उद्योग का, 28.21%। प्रति व्यक्ति आय अगर स्थिर कीमतों पे देखते हैं तो 1,67,964 रुपए, और प्रचलित मूल्यों पे देखते हैं तो कितने? नहीं, स्थिर कीमतों पे देखते हैं तो 90,831 रुपए। प्रचलित पे 167,964, 167,964 और 90,831, 90,831, 167,964। ठीक है। अभी एग्जाम में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक कितना है ये पूछा नहीं गया है, थोक मूल्य सूचकांक कितना है ये नहीं पूछा गया है, लेकिन एक बार हम देख लेते हैं ताकि याद, अगर बाई चांस अगर पूछ ले आगे, हाँ औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का आधार वर्ष क्या है ये पूछ सकता है। तो औद्योगिक उत्पादन सूचकांक है उसका आधार वर्ष 2011-12 ही है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का जो आधार वर्ष है वो 2011-12 है। और थोक मूल्य सूचकांक का जो आधार वर्ष है, थोक मूल्य सूचकांक का जो आधार वर्ष है वो कितना है? वो कौन सा है? 1999। तो थोक मैक्सिमम कितना हो सकता है? 99 हो सकता है। उस तरह से रिलेट करो कि 1999 2000। तो थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 1999 2000 है। ठीक है। अब थोक मूल्य सूचकांक है कितना, कितने पे स्टैंड कर रहा है 2023-24 में? तो ये स्टैंड कर रहा है किस पे? 388 पे। और जो औद्योगिक उत्पादन सूचकांक है वो कहाँ स्टैंड कर रहा है? एक मिनट, तो थोक मूल्य सूचकांक है उसका आधार वर्ष क्या हो गया? उसका आधार वर्ष है 1999-2000। और थोक मूल्य सूचकांक 2023-24 में कहाँ स्टैंड कर रहा है? 388 पे। और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक 153 पे स्टैंड कर रहा है। लेकिन ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक बार पढ़ लिया, बाई चांस अगर आ गया तो आपको पता है कि 150 के आसपास है।
वो 388 के मतलब 390 के आसपास है। तो इस प्रकार रिकॉल करने में थोड़ा बहुत हेल्प कर सकता है। आगे चलते, एक होता है सकल स्थायी पूंजी निर्माण। स्थायी पूंजी निर्माण, तो स्थायी पूंजी निर्माण कितना हुआ है? देखो, जो सरकार है, औद्योगिक उत्पादन होता है, जीडीपी होती है, जीडीपी में से बहुत सारा पोर्शन होता है जो डे टू डे यूज में वस्तुओं में लगाया जाता है, और कुछ पोर्शन, कुछ पैसा होता है वो फिक्स एसेट्स में लगाया जाता है। जो फिक्स एसेट्स है वो लंबे समय तक उपयोग में आएगी। तो वो वाला पोर्शन जीडीपी का कितना है? तो वो है 3,99,594। कितना है? 3,99,594। अब 3,99,000 लग, तो ये कितना हो गया? 4 लाख हो गया ना, लगभग 4 लाख करोड़। 4 लाख करोड़ हो गया अपना सकल स्थायी पूंजी निर्माण। ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन कह सकते हैं इसे हम, जीएफसीएफ। कितना है जीएफसीएफ? 4 लाख करोड़। और जीडीपी का कितना परसेंट है? तो ये लगभग 29.43% है। पिछली बार कितना था? 29.65%। यानी इस बार पिछली बार के मुकाबले वैसे तो बढ़ा है कि पिछली बार 3.54 लाख करोड़ था, इस बार 3.99 लाख करोड़ है। लेकिन अगर पिछली बार के परसेंटेज को देखते हैं, इस बार के परसेंटेज को देखते हैं, तो पिछली बार के मुकाबले कम है। इसको कॉम्प्लेक्स मत बनाओ, इतना ही रखो, लगभग 30% से थोड़ा कम, यानी 29.5% जीएफसीएफ है, ग्रोस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन है। और अगर अमाउंट में, फिगर में बात करते हैं तो वो 4 लाख करोड़ है। अब कृषि उत्पादन सूचकांक, इसका आधार वर्ष क्या है? आधार वर्ष याद रखना है 2005-6 से 2007-8 है। 2005-6 से 7-8 कृषि उत्पादन सूचकांक का आधार वर्ष है। और ये कहाँ स्टैंड कर रहा है? 209 पे स्टैंड कर रहा है। इसको इतना हमें कॉन्सेंट्रेट करने की जरूरत नहीं, लेकिन इसका आधार वर्ष जरूर देख लो। कृषि उत्पादन सूचकांक का आधार वर्ष है 2005-6 से 2007-8। 2005-6 से 2007-8 कृषि उत्पादन सूचकांक का आधार वर्ष है। 2005-6 से 2007-8 कृषि उत्पादन सूचकांक का आधार वर्ष है। अच्छा, खाद्यान्न उत्पादन, तो खाद्यान्न उत्पादन लाख मेट्रिक टन में होता है, एलएमटी, लाख मेट्रिक टन। कितने लाख मेट्रिक टन खाद्यान्न का उत्पादन हुआ? तो ये हुआ है 245.01 लाख, यानी 245 लाख, याद रख लो, 245 लाख मेट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन 2023-24 में हुआ है। अब इस डेटा के बारे में बात करते हैं। ये जो कृषि वर्ष है, क्या है? ये कृषि वर्ष से संबंधित है, कृषि वर्ष का कैलकुलेशन है, ना कि वित्तीय वर्ष। तो कृषि वर्ष कब से कब तक होता है? तो पहले खरीफ, बाद में रबी। कभी रबी और खरीफ की एक पूरा जो एक साइकिल होती है, उसमें 245 लाख मेट्रिक टन खाद्यान्न का उत्पादन हुआ है। पिछली बार कितना हुआ था? 252 लाख मेट्रिक टन। तो इससे एक बात तो स्पष्ट है कि खाद्यान्न उत्पादन है वो पिछली बार के मुकाबले थोड़ा कम हुआ है, हालांकि बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर हम पिछले 5 साल के खाद्यान्न उत्पादन को देखें तो 2023-24 में 245 है, 2022-23 में 252 है, 2021-22 में 231 था, 2020-21 में 273 था, 2019-20 में 266 था। तो 2020-21 में सर्वाधिक उत्पादन हुआ पिछले 5 सालों में खाद्यान्न। लेकिन 2023-24 में जो हम वर्तमान जो लेटेस्ट डेटा है उसमें 245 लाख मेट्रिक टन खाद्यान्न का उत्पादन हुआ है। पिछले साल के मुकाबले थोड़ा सा कम है, क्योंकि पिछले साल 252 लाख मेट्रिक टन खाद्यान्न का उत्पादन हुआ था। अब औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का हम देख चुके, आधार वर्ष क्या है, पहले पढ़ चुके थे 2011-12। थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 1999-2000 था। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का आधार वर्ष 2011-12, थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 1999-2000। याद है ना, ये आधार वर्ष पूछे जाते हैं। ये सूचकांक कहाँ पे स्टैंड कर रहा है ये नहीं पूछ रहा, लेकिन आधार वर्ष कहाँ पे स्टैंड कर रहा है ये जरूर पूछ रहे हैं। इसके बाद में हम अधिष्ठापित ऊर्जा क्षमता। अब ऊर्जा क्षमता है ना, इसके डेटा लगातार नवीन रिलीज होते हैं। तो एक डेटा तो आपको ये याद रखना ही रखना है, क्योंकि अगर अगला प्रश्न में ये दे दे कि आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार अधिष्ठापित ऊर्जा क्षमता कितनी है राजस्थान की, तो हमें बताना पड़ेगा 24,784 मेगावाट। 24,784 मेगावाट कितनी है? 24,784 मेगावाट है।
कितनी है 24,784। पिछली बार कितनी थी 23,504। 23,504 मेगावाट थी। इसका मतलब क्या है, आर्थिक समीक्षा के अनुसार अधिष्ठापित ऊर्जा क्षमता है उसमें वृद्धि हुई है। हाँ, हमें जो लेटेस्ट डेटा जो सुजस में देते हैं वो भी हमें ध्यान रखना है, जो करंट में जो अपडेट्स आ रही है उनको भी ध्यान रखना है। लेकिन अगर हमें पॉइंट ही एग्जाम में इस प्रकार दे दिया कि राजस्थान की आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार अधिष्ठापित ऊर्जा क्षमता कितनी है, तो हमारा उत्तर क्या होगा 24,784। 24,784। ये भी आपको उसी तरह से याद रखना है जिस प्रकार आपने क्या याद रखा है, प्रति व्यक्ति आय को याद रखा है। वाणिज्यिक बैंक साथ ये प्रश्न अभी तक नहीं पूछा, लेकिन अगर आर्थिक समीक्षा की शुरुआत के सारे पॉइंट लगभग हर एग्जाम में पूछ रहे हैं, कभी कोई सा कभी कोई सा, तो ये भी पूछ सकते हैं, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। ये वाणिज्यिक बैंक सा कितनी है, तो ये मतलब कितना लोन, कॉमर्शियल लोन दे दिया गया है राजस्थान के अंदर, तो 5.81 लाख करोड़, 5.81 लाख करोड़ का लोन राजस्थान में वाणिज्यिक बैंक साख के रूप में दिया गया है। ठीक है, कॉमर्शियल बैंक क्रेडिट बैंक लोन दिया गया। तो ये हमने मोटा मोटी देख ली। अब हम एक बार इसको क्विक रिवाइज करते हैं और उसके बाद में हम आगे चलते हैं। जीडीपी स्थिर कीमतों पे 8.45 लाख करोड़, स्थिर कीमतों पे 8.45, प्रचलित पे 15.28 लाख करोड़। क्या वृद्धि हुई है? बिल्कुल स्थिर में वृद्धि हुई है, प्रचलित में हुई है। स्थिर में बढ़ा है 8.03 की रेट से और प्रचलित बढ़ा है 12.5% के आसपास, यानी 12.56% की रेट से। जीवीए में योगदान सर्वाधिक किसका है? सेवाओं का, सबसे कम कृषि का है। अगर परसेंटेज में देखते हैं स्थिर कीमतों पे तो 26.21% कृषि का योगदान है, 29.84% उद्योग का और 43.95% किसका है? सेवाओं का योगदान। वहीं अगर प्रचलित कीमतों की बात करते हैं तो वही सबसे ज्यादा तो है सेवाओं का, सबसे कम है कृषि का। लेकिन अगर परसेंटेज में देखते हैं कि कृषि का योगदान कितना, उद्योग का कितना, सेवाओं का कितना, तो कृषि का योगदान है 26.72%, उद्योग का है 28.21% और सेवाओं का है 45.07%। अब हम बात करेंगे एनडीपी की, तो जीडीपी के मुकाबले कम होगी। जीडीपी 8.45 और 15.28 थी, यहाँ पे 7.40 और 13.69 है, 7.40 और 13.69 है, 7.40 13.69, तो 8.45 15.28 और 7.40 13.69, 8.45 15.28 7.40 13.69। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय की अगर हम बात करते हैं तो 90,831 स्थिर कीमतों पे और प्रचलित पे 167,964। ये एग्जैक्ट याद रखना है। अधिष्ठापित ऊर्जा क्षमता और प्रति व्यक्ति आय आपको एक जैसा दे रखा है वैसा का वैसा याद रखना है, इसको निकटतम मत याद करो। 90,831 स्थिर कीमतों पे प्रति व्यक्ति आए है और 1,67,964 इस पे प्रचलित मूल्य पे आए। उसके बाद में हम बात करेंगे जो जीएफसीएफ है वो कितना है? 4 लाख करोड़ है। 4 लाख करोड़ से थोड़ा सा मामूली सा कम है, मतलब 3.99 आप समझ जाओगे। उसके बाद में अगर परसेंट में जीडीपी का परसेंटेज देखते हैं तो ये 29.43% है। कृषि उत्पादन सूचकांक का जो आधार वर्ष है वो क्या है? कृषि उत्पादन सूचकांक का जो आधार वर्ष है 209 नहीं 2005 6 से 7 8 है। वहीं खाद्यान्न उत्पादन कितना हुआ है? 245 लाख मीट्रिक टन हुआ है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का जो आधार वर्ष है 2011-12 है। थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 1999-2000 है। थोक मूल्य का इस प्रकार याद रख सकते हो, थोक में तो थोक में मैक्सिमम कितना हो सकता है? 99 हो सकता है, तो 99-2000। और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक वही 2011-12। तो अधिकतर जो पॉइंट्स है उनके आधार वर्ष क्या है? 2011-12 ही है। कुछ 1-2 के अलग है, जैसे औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का अलग है। इसके अलावा जो कृषि उत्पादन सूचकांक है उसका 5-6 से 7-8 है। ठीक है, वाणिज्यिक बैंक साख की अगर बात करते हैं तो 5.81 लाख करोड़ है। अधिष्ठापित ऊर्जा क्षमता ये एग्जैक्ट याद रखना है कितना है? 24,784। तो आपको अभी कमेंट बॉक्स में 3 चीजें लिखनी है। अधिष्ठापित ऊर्जा क्षमता, इसके अलावा प्रति व्यक्ति आय स्थिर कीमतों पे और प्रचलित कीमतों पे। ठीक है, ये आप कमेंट बॉक्स में लिख दो। इसके बाद में कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स है जो फैक्ट्स हैं जो आपको अधिकतर याद होंगे वैसे तो, लेकिन एक बार इसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। राजस्थान का कुल भौगोलिक क्षेत्र हम कंपेयर करेंगे भारत के और राजस्थान के। भौगोलिक क्षेत्र की बात करते हो, राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्र 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है और भारत का 32,87,000 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या की बात करें तो राजस्थान की 6,85,00,000 जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार। वहीं भारत की जनसंख्या कितनी थी? 121 करोड़। वर्तमान में तो चाइना को बीट कर चुकी है, चाइना को भी बीट कर चुकी है। दशकीय वृद्धि दर, राजस्थान की दशकीय वृद्धि दर भारत की दशकीय वृद्धि दर से ज्यादा रही थी। ये राजस्थान की जो वृद्धि दर थी, जनसंख्या वृद्धि दर, वो 21.3% थी।
वहीं राजस्थान जो भारत की वृद्धि दर थी वो 17.7% ही थी, ठीक है, उससे थोड़ा ज़्यादा था। जनघनत्व राजस्थान में पूरा 200 था और इंडिया में जनघनत्व कितना है, 382। शहरी जनसंख्या का प्रतिशत, तो राजस्थान में भारत के मुकाबले कम लोग शहरों में रहते हैं। कैसे, देखो राजस्थान में 100 में हर चौथा व्यक्ति शहरों में रहता है और इंडिया में 100 में से 31.2 लोग शहरों में रहते हैं, यानी हर 100 पे 31.2 लोग शहरों में रहते हैं और राजस्थान में 24.9, लगभग 25 कह सकते हैं, लगभग 25 लोग शहरों में रहते हैं। पॉइंटों में याद रखना है, 25 से थोड़ा सा कम है। राजस्थान में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत, अनुसूचित जाति का प्रतिशत कितना है, तो राजस्थान में पूरी पॉपुलेशन का 17.8% जनसंख्या अनुसूचित जाति की है और 13.5% अनुसूचित जनजाति की। अनुसूचित जाति कितनी है राजस्थान में टोटल पॉपुलेशन का, 17.8, और एसटी कितनी है, 13.5। एससी 17.8 और एसटी 13.5। वहीं अगर भारत में कंपेयर करते हैं तो भारत में जो एससी पॉपुलेशन है वो है टोटल पॉपुलेशन की 16.6%, कितनी है, 16.6%। वहीं एसटी की पॉपुलेशन है 8.6%, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं तो राजस्थान में भारत के मुकाबले एससी की पॉपुलेशन भी ज़्यादा है परसेंटेज के हिसाब से, और एससी एसटी की पॉपुलेशन भी परसेंटेज के हिसाब से भारत का जो नेशनल एवरेज है उसके मुकाबले बेहतर है। लिंगानुपात राजस्थान का 928 है और जो भारत का लिंगानुपात है वो 943 है। हालांकि दोनों ही इतने ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है, लेकिन भारत के मुकाबले राजस्थान की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। हाँ, लेकिन हमने पिछले सालों में बहुत सुधार किया है, बहुत अच्छा हमने प्रगति करी है, तो आगे आने वाले सालों में हम हो सकता है राष्ट्रीय एवरेज से अधिक कर लें। अब लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा जो चीज़ हमें इसमें निराश करती है वो क्या है, जो हमारा 0 से 6 आयु वर्ग में बाल लिंगानुपात है, क्योंकि वही तो आगे जाके किस में कन्वर्ट होगा, नॉर्मल लिंगानुपात में। तो राजस्थान में जो बाल लिंगानुपात है वो 888 है, वही भारत में 919 है। ये थोड़ी चिंतनीय बात है, लेकिन इसमें भी अब सरकार पूरी तरह से स्ट्रिक्ट हो रही है तो इसमें भी सुधार धीरे धीरे हो जाएगा। साक्षरता दर, भारत की जो साक्षरता दर है वो है पूरी 73%, कितनी है, 73%। उसमें से पुरुष साक्षरता है 80.9 और महिला साक्षरता है 64.6 और ओवरऑल 73%। भारत की साक्षरता ओवरऑल 73%, पुरुष 80.9, महिला 64.6। भारत की साक्षरता दर 73%, पुरुष की साक्षरता दर 80%, महिलाओं की साक्षरता दर 64.6%, यानी पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की स्थिति साक्षरता दर के मामले में थोड़ी कमजोर है। वहीं अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की साक्षरता दर भारत की साक्षरता दर से कम है, ये है 66.1%। अभी हम पिछले 10 साल में देखते हैं तो राजस्थान के बहुत सारे शहर शिक्षा नगरी के रूप में उभरे हैं। जैसे हमारा कोटा तो पहले से फेमस था, उसके बाद में अपना जो सीकर शहर है वो पूरे भारतवर्ष से लोग यहाँ पे पढ़ने के लिए आ रहे हैं, शिक्षा नगरी के रूप में डेवलप हो रहा है। इसके अलावा कुछ छोटी छोटी जो तहसीलें हैं, जैसे कुचामन तहसील हो गई, ये शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। तो आने वाले समय में भारत में, राजस्थान में जो शिक्षा की स्थिति है वो बेहतर होगी। हालांकि भारत में भी बेहतर होगी कि राजस्थान का एवरेज सुधरेगा तो भारत का एवरेज भी डेफिनेटली सुधरने वाला है। तो राजस्थान में जो साक्षरता दर है वो 66% है और उसमें पुरुष साक्षरता कितनी है, तो पुरुष साक्षरता तो लगभग भारत के एवरेज से थोड़ी सी कम है। यानी ये पुरुष साक्षरता भारत की 80.9 थी, राजस्थान की 79.2 है। लेकिन राजस्थान की स्थिति महिला साक्षरता में थोड़ी सी चिंतनीय है। भारत की साक्षरता दर, महिला साक्षरता दर 64.6 थी, वहीं 52.1 है राजस्थान की साक्षरता दर। तो राजस्थान की साक्षरता दर को आपको 3 पॉइंट में याद रखना है। किस तरह से याद रखोगे, 52.1, 66.1, 79.2, बीच वाला है दोनों का एवरेज है। यानी महिला 52.1, पुरुष 66.1 और नहीं ओवरऑल 66.1 और पुरुष वाली 79.2%। तो एक बार फिर से बोलो, 52.1, 66.1, 79.2, 52.1, 66.1, 79.2, 52.1, 66.1, 79.2। ठीक है, क्लियर हो गया। अब कार्य सहभागिता दर कितनी है, तो अगर भारत की बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार तो 39.8% कार्य सहभागिता दर है। वहीं राजस्थान में कार्य सहभागिता दर 43.6% है। यानी भारत में जो कार्य सहभागिता दर, कार्यशील जनसंख्या है, वो राजस्थान की एवरेज से कम है। यानी राजस्थान का एवरेज भारत के एवरेज से कार्यशील जनसंख्या के मामले में बेहतर है। अब ये प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है,
तो इसका मतलब इन पॉइंट से प्रश्न दिया हुआ है, तो आगे इस प्रकार के प्रश्नों से और भी प्रश्न बनाए जा सकते हैं। जैसे ये अशोधित जन्म दर कितनी है प्रति हजार पे बात करते हैं, 2020 का डेटा है ये। पूरे भारत का जो जन्म दर है, अशोधित जन्म दर, वो है 19.5। वही राजस्थान का कितना है 23.5। अशोधित मृत्यु दर कितनी है प्रति हजार पे, तो ये भारत का एवरेज है 6 और राजस्थान का है 5.6। यानी राजस्थान का एवरेज अशोधित मृत्यु दर में भारत के एवरेज से कम है। शिशु मृत्यु दर ये थोड़ा चिंतनीय पॉइंट है। इंडिया का एवरेज 28 है प्रति हजार जीवित जन्मों पे। ये बहुत मतलब चिंतनीय बात है। अभी बहुत जो विकसित देश है वहाँ पे बहुत कम है, 1, 2, 3 इस प्रकार है, लेकिन इंडिया में स्थिति इतनी अच्छी है नहीं। हालांकि हमने पिछले 20-30 सालों में अपने चिकित्सा क्षेत्र में बेहतर काम किया है, तो ये पहले जो बहुत ज़्यादा 92-93 इस प्रकार होता था उसको घटा के हम 32 पे ले आए। राजस्थान में 32 पे ले आए और इंडिया में कितना है 28 पे। मातृ मृत्यु दर यानी प्रति 1 लाख जीवित जन्म पर, 1 लाख जीवित जन्म पर भारत में 97 माताओं की मृत्यु हो जाती है, वहीं राजस्थान में 113 माताओं की मृत्यु हो जाती है। तो ये डेटा भी हमें ध्यान रखना है। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा भारत की 70 साल है। कितनी है? यानी 2015-16 के डेटा के अनुसार 70 साल एक व्यक्ति जीवित रहता है। राजस्थान का भी लगभग उतना ही है, 69.44 वर्ष। और धीरे धीरे अब क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ रही है और एआई चिकित्सा क्षेत्र में भी आगे जा रही है, तो बहुत मतलब नैनो टेक्नोलॉजी तक आगे चिकित्सा में, तो ये जो जीवन प्रत्याशा है वो समय धीरे धीरे बढ़ने वाली। लेकिन वो तो फैक्चुअल बातें, वो तो कॉन्सेप्चुअल बातें हैं, हम फैक्चुअल बात कर रहे हैं। एग्जाम में फैक्चुअल प्रश्न आएगा तो हमें याद रखना है कि भारत में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा लगभग 70 साल है, वही राजस्थान में 69.4 साल है। ठीक है, तो आज के वीडियो को यहीं तक रखते हैं, वैसे भी काफ़ी लंबा हो गया है और हम इसका नेक्स्ट पार्ट में इस चैप्टर के जो अलग जो डिटेल में चीज़ें दे रखी है थोड़ी थोड़ी, ये हम पढ़ेंगे। क्योंकि अगर इस चैप्टर को पढ़ लिया तो पूरी जो आर्थिक समीक्षा है उसका मोटा मोटा जिस्ट हमारे समझ में आ जाएगा। बाकी जो 2-3 महत्वपूर्ण चैप्टर होंगे उनके भी हम फैक्ट्स हैं वो जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।